आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। तकनीक और आम इंसान की सुरक्षा से ही शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट आया है सचेत सिस्टम के बारे में। SACHET? हाँ, अच्छा, वो जो नया आपदा संचार सिस्टम है, बिल्कुल। दूरसंचार विभाग और NDMA ने मिलकर इसे बनाया है और इसमें कहा गया है कि ये बिना इंटरनेट के फोन पर अलर्ट भेज सकता है। इसमें ना सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे नॉर्मल SMS से कैसे अलग है। ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। देखिए, SMS एक पॉइंट टू पॉइंट संवाद होता है, मतलब एक सर्वर किसी खास नंबर को मैसेज भेजता है। हाँ, जिसके लिए नेटवर्क खाली होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो सेल ब्रॉडकास्ट है ना, वो एक रेडियो ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। मतलब जब कोई आपदा आती है तो मोबाइल टावर अपने एरिया में जितनी भी एक्टिव मोबाइल डिवाइस है उन सब पर एक साथ वो वार्निंग ब्रॉडकास्ट कर देता है। अरे वाह। हाँ, और इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फोन नंबर क्या है या आप कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पर मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई बहुत भयंकर चक्रवात आ जाए और वो मोबाइल टावर ही गिर जाए, तो क्या ये सचेत सिस्टम काम करेगा? मतलब बिना टावर के फोन कैसे बजेगा? हाँ, ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, अगर टावर पूरी तरह से नष्ट हो जाए तब तो जाहिर है सिग्नल नहीं जाएगा। लेकिन सचेत का जो मेन टारगेट है ना, वो है गोल्डन आवर को सुरक्षित करना। गोल्डन आवर मतलब आपदा से ठीक पहले का समय। बिल्कुल, जब टावर खड़े होते हैं लेकिन पैनिक की वजह से लाखों लोग एक साथ कॉल करने लगते हैं। हाँ, तब तो नेटवर्क तुरंत कंजेशन से क्रैश हो जाता है। एग्जैक्टली, इंटरनेट और कॉलिंग ठप हो जाती है। तो ये सेल ब्रॉडकास्ट उस भारी ट्रैफिक को बाईपास करके एक अलग इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो मतलब नेटवर्क जाम होने के बावजूद स्क्रीन पर सायरन बजेगा? हाँ, एक चेतावनी फ्लैश होगी और इससे लोगों को सुरक्षित जगह जाने का वो कीमती समय मिल जाता है जो पहले नेटवर्क क्रैश होने की वजह से नहीं मिल पाता था। ये तो सच में जान बचाने वाली तकनीक है यार। और पता है, जब हम रोजमर्रा की सुरक्षा और समझदारी की बात करते हैं ना, तो मुझे पामिला पूजा कृपलानी की किताब द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस की याद आती है। हाँ, जिसमें छोटी छोटी चीजों को बेहतर बनाने की बात की गई है। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ बेंगलुरु पुलिस ने नम्मा 112 लॉन्च करके किया है। ये भारत की पहली AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल इमरजेंसी सर्विस है। इसका वॉइस AI 10 से ज्यादा भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद कर सकता है। ये नम्मा 112 सच में बहुत इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आप देखिए, इमरजेंसी में सबसे बड़ी रुकावट भाषा ही होती है। सही बात है। मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर है जो सिर्फ ओडिया जानता है और बेंगलुरु में उसके साथ कोई हादसा हो जाए, वो 112 पर कॉल करेगा तो ऑपरेटर को समझने में ही मिनटों लग जाएंगे। हाँ, और तब तक तो बहुत देर हो सकती है। बिल्कुल। तो ये AI तकनीक ना कंट्रोल रूम में एक डिजिटल संयुक्त राष्ट्र के दुभाषिए की तरह काम करती है। डिजिटल UN इंटरप्रेटर, क्या बात है। हाँ, ये बिना किसी डिले के पीड़ित की आवाज को तुरंत ऑपरेटर की भाषा में बदल देती है। मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम पहले मिनटों में था, वो अब सेकंडों में आ गया है। ये तकनीक का कितना मानवीय चेहरा है ना। और इसी बीच हमारी पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था भी पीछे नहीं है। अभी हाल ही में ओडिशा पुलिस को राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी निशान से सम्मानित किया। हाँ, ये सम्मान जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल मोर्चे पर एक और तरह की सुरक्षा बहुत जरूरी है और वो है हमारी वित्तीय सुरक्षा। आप सेबी के PRVA प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये वित्तीय संस्थाओं के जो पिछले दावों का रिकॉर्ड होता है ना, उसे वेरीफाई करेगा। पर मैं ये समझना चाह रहा था कि ये सिस्टम फेक डेटा को पकड़ता कैसे है? क्या ये बस कंपनी की रिपोर्ट पढ़ लेता है? अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने वाला कोई क्लर्क नहीं है। PRVA दरअसल एक सेंट्रलाइज्ड डेटा फिल्टर है। होता क्या है कि कई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ग्राहकों को फंसाने के लिए बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हमने पिछले साल 40% रिटर्न दिया था। हाँ, और आम इंसान के पास तो इसे क्रॉस चेक करने का कोई तरीका ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब सेबी के सिस्टम से क्या होगा कि इन संस्थाओं के दावों को असली ट्रेडिंग डेटा के साथ सिंक किया जाएगा। अच्छा। अगर कंपनी ने जो रिटर्न दिखाया है वो बाजार के असली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से मैच नहीं करता, तो सिस्टम उस दावे को तुरंत फ्लैग कर देगा। मतलब अब हवाई मार्केटिंग नहीं चलेगी, सिर्फ सच बिकेगा मार्केट में। बिल्कुल। और इन सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए हमारी साइबर सुरक्षा का मजबूत होना भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT
और सर्टन ने मिलकर आयोजित किया था। हाँ, तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी एक थीम बताई थी, भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना। ये भविष्य के लिए तैयार ऑडिट का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, आमतौर पर साइबर ऑडिट तब होता है जब कोई हैकिंग हो चुकी होती है, मतलब नुकसान होने के बाद हम कमियां ढूंढते हैं। हाँ, जिसे पोस्टमार्टम अप्रोच कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो भविष्य के लिए तैयार ऑडिट है, इसका मतलब है प्रिडिक्टिव सिक्योरिटी। अच्छा। इसमें साइबर एक्सपर्ट्स जानबूझकर सिस्टम पर सबसे नए और जटिल तरीकों से हमला करते हैं, ताकि हैकर्स के आने से पहले ही हम सिस्टम की कमजोरियों को पहचान लें और उन्हें फिक्स कर दें। ये तो बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो ये तो बात होगी नेशनल लेवल की, लेकिन यार गवर्नेंस का असली असर तो राज्यों के लेवल पर दिखता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। इनका लक्ष्य है कि 2031 तक 100 करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे और 1.5 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। और शायद इसी के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट महादेव भी शुरू किया है ना? हाँ, प्रोजेक्ट महादेव वो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके। लेकिन मुझे ना यहाँ एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र एआई जैसी एकदम कटिंग एज तकनीक में करोड़ों लगा रहा है, और दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई-श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। हाँ, जिससे मजदूरों को घर बैठे नौकरी और योजनाओं की जानकारी मिल सके। कर दिया गया है, और काम की गारंटी भी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ही सोच रहा था कि क्या ये एक ही देश में दो अलग-अलग दिशाओं में चलने जैसा नहीं है? मतलब एक तरफ हम एआई ला रहे हैं जो शायद मैनुअल काम कम कर दे, और दूसरी तरफ हम मैनुअल लेबर के दिन बढ़ा रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन असल में ये विरोधाभास नहीं है। ये हमारी दोहरी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का एक बहुत ही जरूरी मॉडल है। वो कैसे? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कल से पूरा भारत सिर्फ कोडिंग करेगा या एआई बनाएगा। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। भारत का डेमोग्राफिक ऐसा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा अकुशल या अनस्किल्ड श्रम बल है। एआई इंडस्ट्री अचानक से इन लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। ये बात तो है। तो जब तक हम एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनने के इस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तब तक ये जो वीबी ग्राम जैसी योजनाएं हैं, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट का काम करती हैं। अच्छा, मतलब एक सुरक्षा जाल। लेकिन क्या ये सेफ्टी नेट लोगों को हमेशा के लिए अनस्किल्ड ही नहीं बनाए रखेगा? इसीलिए तो ई श्रम साथी ऐप और पंचायत लेवल के रिफॉर्म्स इतने जरूरी हैं। अब ये सिर्फ गड्ढे खोदने तक सीमित नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर विकास देखना चाहते हैं तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 को देखिए। हाँ, ये सूचकांक तो अभी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जारी हुआ था ना? अब पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शायद इसके बारे में बात की थी। बिल्कुल, और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि त्रिपुरा 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ नंबर 1 पर है। सच में? त्रिपुरा टॉप पर है, उसके बाद कौन है? उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और फिर महाराष्ट्र आते हैं। यार, त्रिपुरा का टॉप पर आना वाकई अमेजिंग है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सुशासन तो सिर्फ बड़े और अमीर राज्यों में ही होगा। त्रिपुरा ने ऐसा क्या अलग किया? ये सही मायनों में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का नतीजा है। देखिए, फ्रंट रनर पंचायतें वो होती हैं जो सिर्फ राज्य सरकार के फंड का इंतजार नहीं करती। अच्छा, तो वो खुद पहल करती हैं। हाँ, वो अपने लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं, डेटा को डिजिटाइज करती हैं और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाती हैं। त्रिपुरा ने ये साबित कर दिया है कि अगर लोकल बॉडीज को पावर दी जाए तो विकास ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बहुत तेजी से होता है। बॉटम अप अप्रोच, बिल्कुल सही। और ऐसी ही प्रशासनिक कुशलता की बात अभी चंडीगढ़ में हुए 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भी हुई थी, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया था। हाँ, और चंडीगढ़ का मॉडल तो वैसे भी बहुत यूनिक है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी होने के बावजूद उनकी अपनी एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान है। बिल्कुल। अच्छा, अब गवर्नेंस की बात हो गई तो उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे विकास के इंजन को चलाती है। मेरा मतलब है ऊर्जा। और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी तकनीक की खबर है। आप उस कोयले वाली तकनीक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भारत में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यानी यूसीजी शुरू हो गया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के समय की एक बड़ी उपलब्धि है।
आंध्र प्रदेश की रहचरला और चिंतलपुड़ी खदानें रिलायंस को दी गई हैं और ओडिशा की बेल पहाड़ और तंगाडीही खदानें एक्सिस एनर्जी को मिली हैं। ये वही तकनीक है ना जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था? हाँ, एकदम वही। तो मैं सोच रहा था कि इसके पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है? देखिए, जो नॉर्मल माइनिंग होती है उसमें हम जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोदते हैं, उससे जंगल करते हैं, धूल और राख उड़ती है और पूरा पर्यावरण खराब होता है। हाँ, वो तो हम सबने देखा है। लेकिन यूसीजी में खदान खोदी ही नहीं जाती। खोदी ही नहीं जाती, तो कोयला कैसे निकलता है? इसमें जमीन के ऊपर से सीधे कोयले की लेयर तक 2 कुएं या वेल्स ड्रिल किए जाते हैं। फिर एक कुएं से ऑक्सीजन या भाप को बहुत हाई प्रेशर में अंदर भेजा जाता है और कोयले को जमीन के अंदर ही जलाया या गैसिफाई किया जाता है। मतलब हम कोयले को बाहर निकालने के बजाय उसे जमीन के अंदर ही एक केमिकल रिएक्शन में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस रिएक्शन से एक गैस बनती है जिसे सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहते हैं। इसमें मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अच्छा। फिर इस गैस को दूसरे कुएं से पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। जो राख और भारी धातुएं होती हैं वो जमीन के अंदर ही रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत साफ तरीका है। हाँ, और इस गैस का इस्तेमाल आप सीधे बिजली बनाने या फर्टिलाइजर कारखानों में कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कोयला इतनी गहराई में था कि इंसान उसे निकाल ही नहीं सकते थे, अब हम उसे भी यूज कर पा रहे हैं। ये तो सच में बहुत शानदार तकनीकी प्रगति है। लेकिन मुझे ना कूटनीति के मोर्चे पे एक बहुत बड़ी विडंबना दिख रही है यहाँ। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो भारत कोयले का नया उपयोग ढूंढ रहा है, चलो मान लिया ये थोड़ा साफ तरीका है, पर दूसरी तरफ फ्रांस को देखिए, उन्होंने फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बना लिया है। हाँ, उनके 3 स्टेप्स वाले टारगेट्स। बिल्कुल, 2030 तक कोयला बंद, 2045 तक तेल बंद और 2050 तक गैस भी बंद करके 100% कार्बन न्यूट्रल होना है उन्हें। हाँ, ये काफी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर विकसित देशों का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मतलब खुद तो तरक्की कर ली और अब विकासशील देशों पर पर्यावरण के नाम का दबाव डाल रहे हैं। इसे ना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधियों में समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां कहते हैं। मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, हमें दोनों देशों की ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी। फ्रांस की आबादी स्टेबल हो चुकी है और उनके पास न्यूक्लियर पावर का एक बहुत बड़ा और स्थापित ढांचा है, इसलिए वो इस एनर्जी ट्रांजिशन का जो आर्थिक बोझ है उसे उठा सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो खुद को एनवायरनमेंट के चैंपियन की तरह पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए ना, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और फ्रांस 2030 के विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी भी करने वाला है। ये सब उनकी एक ग्रीन ग्लोबल इमेज बनाने का ही तो हिस्सा है। हाँ, बात तो सही है। और भारत की स्थिति तो एकदम अलग है। हाँ, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है जो अभी बहुत तेजी से औद्योगिकरण कर रहा है। हमारे कारखानों और शहरों को तो 24 घंटे चलने वाली सस्ती बिजली चाहिए। एग्जैक्टली, जिसे बेस लोड बिजली कहते हैं। और अभी के लिए हमारी ये जरूरत सिर्फ कोयला ही पूरी कर सकता है। हम रातों रात कोयला तो बंद नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम यूसीजी जैसी क्लीन कोल तकनीकों में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल। और जब एनर्जी डिप्लोमेसी की बात हो रही है तो हमारे पड़ोस में भी एक बड़ी घटना घटी है। बांग्लादेश का रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू हो गया है। हाँ, पबना जिले में बना है ये। हाँ, 2400 मेगावाट का ये प्लांट रूस की रोसाटॉम कंपनी की मदद से बना है। सही कहा। और इसी के साथ बांग्लादेश दुनिया का 33वां देश बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। ये दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और कूटनीतिक रूप से ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता बदली है और अब तारिक रहमान वहां के नए प्रधानमंत्री हैं। और वहां की मुद्रा टका है, ये तो सबको पता ही है। पर मेरा सवाल यह है कि एक विकासशील देश का न्यूक्लियर पावर से जुड़ना रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के समय में एनर्जी डिप्लोमेसी सबसे पावरफुल हथियार है। रूस इस तकनीक और इसके मेंटेनेंस के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी लंबे समय की मौजूदगी पक्की कर रहा है। अच्छा, मतलब एक लॉन्ग टर्म टाई अप। हाँ, बांग्लादेश के लिए ये फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने का तरीका है, लेकिन रूस के लिए ये एक ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक गठबंधन है जो दशकों तक चलेगा। क्या बात है, ये एनालिसिस एकदम सटीक है। अच्छा, अब जमीन और राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नई सीमाओं की बात करते हैं, आसमान और समंदर की। हाँ, वो सी प्लेन वाला अपडेट। बिल्कुल, भारत को अपनी पहली सी प्लेन एयरलाइन मिल गई है। स्काई हॉप एविएशन इसे चला रहा है।
और ये सीप्लेन सीधे पानी पर लैंड करेगा और अरब सागर में जो लक्षद्वीप के 5 द्वीप हैं उन्हें मुख्य भूमि से जोड़ेगा। और ये ना सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है। अगर आप मैप पर देखें तो मालदीव के ठीक उत्तर में स्थित लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी बेहतर करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत भी है। हाँ, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समंदर की बात हो तो सुरक्षा कैसे भूल सकते हैं। जनरल MM नरवणे की जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें सैन्य रणनीतियों पर बहुत गहराई से बात की गई है। हाँ, और उसी रणनीति का एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमें अभी भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास में देखने को मिला। बिल्कुल, ये INS एलिंड्रेक्स 2024 का चौथा संस्करण था जो कोलंबो में हुआ। इसमें हमारे INS निरीक्षक शाह जहाज ने हिस्सा लिया था। पता है, हिंद महासागर में श्रीलंका के साथ नौसेना का ये तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के नीचे होने वाले युद्ध और बचाव अभियानों की अहमियत अब तेजी से बढ़ रही है। हाँ, अंडर वाटर वॉरफेयर। बिल्कुल। और आपको याद होगा श्रीलंका के साथ जो स्लिनेक्स नौसेना अभ्यास और मित्र शक्ति थल सेना अभ्यास होते हैं, वो भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सही बात है। अच्छा, समंदर की गहराइयों से निकलकर अब सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं। इसरो के गगनयान मिशन से एक ऐसा अपडेट आया है जो पूरे स्पेस साइंस को बदल सकता है। आप उन 4 आम नागरिकों की बात कर रहे हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉट कैडर में शामिल किया जा रहा है। हाँ, इसरो पहली बार ऐसा कर रहा है। गगनयान के दूसरे बैच में 6 मिलिट्री पायलट होंगे और 4 आम नागरिक, जो कि स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के एक्सपर्ट्स होंगे। ये तो अंतरिक्ष के लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इन्हें 2027 में LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसी बीच एक और न्यूज़ है कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ कुछ गिने चुने मिलिट्री पायलट्स का क्लब नहीं रह गया है। सही में। प्रेम प्रकाश जी की किताब है हिस्ट्री दैट इंडिया, और सच कहूं तो ये वही इतिहास है जो भारत और पूरी दुनिया आज रच रही है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही सीरियस सवाल घूम रहा है। बताइए। देखिए, जो मिलिट्री पायलट्स होते हैं वो G-फोर्स, शारीरिक दबाव और इमरजेंसी सिचुएशंस को झेलने के लिए सालों तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है। तो क्या कोई आम इंसान, मतलब भले ही वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, क्या वो रॉकेट लॉन्च के दौरान उस भयंकर दबाव को झेलने के लिए तैयार होता है? ये चिंता तो बहुत वाजिब है, लेकिन हमें ना स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो बदलती ज़रूरतें हैं उन्हें समझना होगा। मतलब? देखिए, शुरुआत के जो स्पेस मिशन थे उनमें सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ यान को सुरक्षित उड़ाना और वापस लाना होता था। इसलिए हमें ऐसे टेस्ट पायलट्स चाहिए थे जिनकी नसें एकदम फौलाद की हों। हाँ, जो प्रेशर हैंडल कर सके। बिल्कुल। लेकिन आज के जो स्पेस स्टेशंस हैं वो सिर्फ एक यान नहीं है, वो उड़ने वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, फ्लाइंग लैबोरेटरीज। अच्छा, तो अब हमें अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। वहाँ माइक्रोग्रेविटी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, नई दवाइयाँ बनानी होती हैं, धातुओं के नए गुणधर्म खोजने होते हैं। ये काम एक लड़ाकू पायलट उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक ट्रेंड साइंटिस्ट ही चाहिए। पॉइंट है। और जहाँ तक शारीरिक दबाव की बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेम एक्सपर्ट्स ऐसे ही चले जाएंगे। इन्हें भी स्पेस फ्लाइट की पूरी कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बस इस बात का प्रतीक है कि अंतरिक्ष अब इंसानियत के वैज्ञानिक शोध का एक नया मैदान बन गया है। ये सच में एक बहुत ही नई और एक्साइटिंग शुरुआत है। तो आज हमने कितने सारे अलग अलग डॉट्स कनेक्ट किए, सचेत के सेल ब्रॉडकास्ट से लेकर नम्मा 112 के AI ट्रांसलेटर तक, और जमीन के अंदर कोयले को गैस बनाने वाली UCG तकनीक से लेकर फ्रांस और भारत की अलग अलग ऊर्जा जरूरतों तक, और आखिर में आम इंसानों का अंतरिक्ष में जाना। पता है, इन सभी विषयों को जब हम एक साथ देखते हैं ना, तो एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? आज जो ये नई तकनीकें आ रही हैं, ये सिर्फ नए गैजेट्स या टूल्स नहीं हैं। ये हमारे जीने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका और यहाँ तक कि देशों के आपसी संबंधों को एकदम जड़ से बदल रही हैं। हाँ, गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के सफर ने आपको उन न्यूज़ हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी समझने में मदद की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।